हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य कह रहा है मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। यानी मुगल वंश की जो स्थापना की जाती है वो बाबर के द्वारा की जाती है। बाबर के उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। यानी बाबर के जो उत्तरवर्ती शासक थे मुगल शासक वो तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। यानी बाबर ने ही यह पदशाही की जो स्थापना की, इसका मतलब था कि मुगल वंश के शासक को बादशाह कहा जाता था। कुछ तथ्य हैं कि बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था और वह युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में। और 1526 ईस्वी में जो बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था, उसी युद्ध में जीत हासिल करने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। और पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे। अब चलिए बाबर से जो तथ्य है उनको देखते हैं। बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी। यहाँ पे 1526 का मतलब है बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना करता है और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर का जन्म फरवरी 1883 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म जो है फरवरी के 1883 में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना नामक एक छोटे से राज का शासक था। फरगना जो था मध्य एशिया के क्षेत्रों में एक छोटा सा क्षेत्र था फरगना, और उनके शासक थे बाबर के पिता, जिसका नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। यानी कह रहा है कि उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फरगना का शासक बाबर बनता है, और वह 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बनता है। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, और जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। तैमूरी वंश के कोई भी शासक बादशाह की उपाधि धारण नहीं किया था, और 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था और सबसे छोटा पुत्र का नाम हिंदाल था। और 4 पुत्र थे, जिसमें हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। यानी भारत के बारे में बाबर ने सुना था, उनको भारत का शासक बनने की तीव्र जिज्ञासा थी, जिसके कारण वो बार बार भारत पर आक्रमण करता रहता था। इसलिए कह रहा है कि भारत पर बाबर ने 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान, यानी पहली बार जो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया वो 1519 ईस्वी में किया। और ये जो आक्रमण था ये यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। यानी यूसुफजाई जाति जो था वो भारत में रहते थे, और उन्हीं जाति के विरुद्ध बाबर ने पहला अभियान किया था 1519 ईस्वी में। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। यानी बाबर ने बाजौर और भेरा, जो यूसुफजाई जाति के कब्जे में था, उनको छीन करके उन क्षेत्रों पर वो अधिकार कर लेता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। ये तुगलमा युद्ध नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। हम जानते हैं पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, जो 2 युद्ध बाद में हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में, उसमें बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुई थी 1526 में, उसमें उस्ताद अली और मुस्तफा जो थे ये प्रसिद्ध बाबर के निशानेबाज थे, जो कि बहुत ही योग्य थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अब चलिए बाबर के द्वारा जो लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध है उनको
देखते हैं। बाबर भारत में पहला युद्ध जो लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, ये डेट के साथ याद रखेंगे। और यह युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे, और बाबर के बीच, और जिस युद्ध में बाबर को जीत हासिल हुई थी। दूसरा युद्ध बाबर लड़ा था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को, और यह युद्ध हुआ था राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ था, और इसमें बाबर विजयी हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध, और ये 29 जून 1528 को लड़ा गया था। और इस युद्ध में एक तरफ से मेदिनी राय थे और एक तरफ से बाबर थे। इस युद्ध में भी बाबर की विजय श्री मिलती है। चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो 6 मई 1529 को हुआ था, और इसमें अफगान एवं बाबर की, यानी अफगान के जो सरदार थे उनके बीच और बाबर के बीच हुआ था, और इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी। तो सीक्वेंस में यदि देखेंगे तो 1526, 1527, 1528, 1529, ये 4 साल में बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े, और चारों युद्ध में उनकी जीत होती है। तो आप लोग इस चारों युद्ध को सीक्वेंस में याद कर लेंगे एग्जैक्ट डेट के साथ, ये बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध में मारा गया। कह रहा है पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 में, उस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं, यानी युद्ध स्थल में ही मारा जाता है। इसका मतलब यह भी है कि इससे पहले कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो युद्ध करते करते मर गए। इसके साथ ही उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की तो मृत्यु होती ही है, और उनके साथ उनका मित्र भी था जिसका नाम था विक्रमजीत, जो ग्वालियर के रहने वाले थे, और ग्वालियर वर्तमान में मध्य प्रदेश का भाग है, और वह भी युद्ध स्थल में मारा जाता है। हुमायूं ने कहनूर हीरा ग्वालियर के दिगंबर राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हुमायूं को जो कहनूर हीरा मिला था वो ग्वालियर के जो दिवंगत राजा थे, यानी ग्वालियर के जो राजा थे विक्रमजीत, उसी के परिवार से प्राप्त हुआ था, क्योंकि पानीपत के युद्ध में तो वो मारे गए थे, और हुमायूं बाबर के मरने के बाद शासक बनता है, तो विक्रमजीत के ही परिवार से उसे कहनूर हीरा प्राप्त हुआ था। आगे है कि बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी जाती है, यानी बाबर जो थे अपने दिल से बहुत ही उदार थे, दान दक्षिणा देने में वो बहुत ही आगे रहते थे, इसी के कारण उसे कलंदर कहा गया है। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। बाबर जब शासक बनता है तो मुसलमानों के ऊपर जो तमगा नामक कर लगाया गया था उससे पहले, तो उनको उसने क्या किया, मुक्त कर दिया, यानी उसे छुटकारा दे दिया था मुसलमानों के। खानवा के युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ, बाबर ने राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, और युद्ध में विजयी के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। यानी खानवा के युद्ध लड़ने से पहले जो राणा संगा के विरुद्ध हुआ था, तो उस युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद का नारा देता है, और जब वह युद्ध जीत जाता है तो गाजी की उपाधि धारण करता है। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा संगा की मृत्यु हो जाती। तो राणा संगा की मृत्यु किसके कारण हुई है, तो जहर के कारण, जहर देने के कारण राणा संगा की मृत्यु हो जाती है। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की। यानी संप्रभुता का मतलब है कि उनका जो अपना क्षेत्र, उनके ऊपर न तो बाबर आक्रमण करेगा और बाबर के क्षेत्र पर न तो नुसरत शाह आक्रमण करेगा। और नुसरत शाह जो थे वो बंगाल के शासक थे। तो कह रहा है सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया था। इससे ये भी समझेंगे कि नुसरत शाह जो था पहले अफगानों के संपर्क में था और अफगान को वो सहायता देते थे, क्योंकि शेरशाह जो था अफगानी ही था। बाद में शेरशाह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि नुसरत शाह से इस बात को लेकर के संधि किया बाबर ने कि वह अफगानियों को सहायता, अफगान विद्रोही जो मुगलों के लिए समस्या बना हुआ था, उनकी सहायता नुसरत शाह नहीं करेंगे। और यदि नुसरत शाह ऐसा करता है तो बाबर उनकी संप्रभुता को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, यानी उनका जो साम्राज्य था बंगाल में, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उन्हें छीनने का प्रयास नहीं करेगा। करीब 48 वर्ष की आयु में
26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। यानी बहुत कम उम्र में ही बाबर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बहुत कम उम्रों में ही उसने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया था। एक योग शासक बन गया था और भारत जैसे विशाल देशों का वो शासक बन गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनकी। बाबर ने प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। यानी आगरा में जो आराम बाग था उसमें उसके शव को दफनाया गया और बाद में वहाँ से उखाड़ करके काबुल में उसको दफनाया गया, क्योंकि बाबर की इच्छा थी कि उनके शव को काबुल में दफनाया जाए। तो उनकी इच्छा के मुताबिक ही आराम बाग से उनके शव को उखाड़ करके और निकाल करके जा करके काबुल में दफनाया जाता है। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, यानी उसकी जो बचपन की शिक्षा थी वो तुर्की भाषा में उसने प्राप्त किया था, लेकिन वो अरबी और फारसी भी अच्छा जानता था। तुर्की के साथ साथ वो अरबी का भी ज्ञान ज्ञाता थे, अरबी भी जानते थे और फारसी भी जानते थे। और मुगल काल में तो मुगल साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी ही थी, ये भी आप याद रखेंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम बाबरनामा है और वो तुर्की भाषा में लिखी गई है और उसकी रचना बाबर ने खुद की थी, जिसका अनुवाद यानी बाबरनामा का अनुवाद बाद में फारसी भाषा में किया गया। और ये फारसी भाषा में जो अनुवाद करता है उसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल रहीम खान खाना। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। यानी बाबर के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई थी बाबरनामा, उसमें उसने बाग कैसे कैसे बनाए, उनके बनाने की योजना और उस बाग के प्रति उनकी रुचि क्यों है, इसके बारे में भी उसने वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। उनके बाग कहा गया है बाबरनामा में कि बाग जो होते थे, बगीचे जो होते थे वो दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहतों में स्थित थे। और कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहतें, यानी आयताकार आहत का मतलब होता है कि बड़े बड़े दीवार जो होती थी वो उसमें स्थित था। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे और ये 4 भागों में बटे होते थे, इसी के कारण इसे 4 बाग कहा जाता था। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। ये प्रश्न भी पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी के एग्जाम में कि 4 बाग बनाने की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई है। तो इसकी जो सही उत्तर है वो अकबर है। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता था। ये एक पद शैली थी और इसके जन्मदाता बाबर ही थे। बाबर प्रसिद्ध नक्शवादी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी थे, यानी उनके शिष्य थे। और ये याद रखने योग्य बातें हैं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर की जो मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में, तो उनका उत्तराधिकारी हुमायूं होता है। तो चलिए, आज के टॉपिक में हमने बाबर के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए थे उनके बारे में अध्ययन किए हैं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।